नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। हमने पहले वीडियो में कवर किया था बाबर के बारे में। एक बार हम लोग अगले वीडियो को जानने से पहले इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, क्यों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। आइए देखते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो है, अगर बात किया जाए तो इसका जो प्रथम अभियान है वो 1518 से 1519 ईस्वी के बीच में है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बाबर ने भारत पर पहला अभियान कब किया था। प्रथम अभियान 1518 से 1519 के बीच में किया था। और किसके विरुद्ध किया था? तो एक यूसुफ जाई जाति थी जिसके विरुद्ध में इसने यह अभियान किया था। बाबर ने बाजौर एक किला था और भेरा भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो इन दोनों जगहों पर बाबर जो था वो सबसे पहले अपना अधिकार करता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो लिखा है, इस किले अर्थात बाजौर को जीतने में उसने बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया था। तो बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोपों का प्रयोग अगर कहा जाए तो कहाँ के किले को जीतने में किया था? तो बाजौर के किले को जीतने में किया था। ये भी क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा है। ठीक है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आगे अगर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मिलती हैं। 1519 में बाबर ने खैबर दर्रे पेशावर को पार किया। ये जो खैबर दर्रा है ये पेशावर के पास है, उसको पार करता है, किंतु वो बाबर वहाँ से वापस लौट जाता है। ज़्यादा दिनों तक वहाँ टिक नहीं पाता है। लेकिन 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा भीरा को पुनः जीता। साथ ही सियालकोट को जीतता है और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लेता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या चीज़ों को जीतता है। तो मैं आपको बता दूं, बाबर सियालकोट को जीतता है और सैयदपुर को एक बार वो फिर से जीत लेता है। बाबर की बात करते हैं। जब हम आगे चलते हैं, इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 1524 पे आते हैं। बात करते हैं 1524 की। 1524 में बाबर ने पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिली। बाबर को एक खबर मिलती है कि इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच जो संबंध है वो बड़े अच्छे नहीं हैं। दोनों में आपस का मतभेद चल रहा है। दोनों एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं। दोनों में हिंसा की आग जल रही है, जिसके कारण दौलत खां जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले किसने बाबर को यह संदेश दिलवाया कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए? तो ये बन सकता है। तो यह संदेश दिलाने का काम दौलत खां के जो पुत्र हैं दिलावर खां के द्वारा किया जाता है। और संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो दो निमंत्रण बाबर को मिलता है। दो निमंत्रण, उसको पहला निमंत्रण जो मिलता है वो दौलत खां, ये जो दौलत खां है इसका जो पुत्र दिलावर खां है ये दे के आता है। और इसको दूसरा जो था वो राणा सांगा, इसने भी आमंत्रित किया कि आप आइए, आप आकर के भारत में युद्ध करिए और भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करिए। इसी घटना को देख करके जब निमंत्रण मिलता है तो बाबर भी इस निमंत्रण को अपने दोनों हाथ से स्वीकार करने का प्रयास करता है। उसने कहा अब मौका बड़ा अच्छा है, इसको दोनों हाथ से भुना लेना चाहिए। और इसी घटना के क्रम में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है अप्रैल 1526 ईस्वी में। अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब होता है? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध
होता है। आइए हम लोग इस घटना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही बनती है किसके बीच हुआ था। तो पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, और इसी इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, इसकी जो है जो कमज़ोर कड़ी थी वो बाबर को पता लग जाती है। तो बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है, इस घटनाक्रम को हम आगे देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है, इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि 1526 ईस्वी में जो है किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। तो अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। निष्कर्ष क्या निकलता है? युद्ध हुआ कब? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि किसके किसके बीच हुआ। तो लोदी और बाबर के मध्य हुआ। लोदी जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था और बाबर फरगना से आया हुआ था, इन दोनों के मध्य युद्ध में बाबर जीत जाता है। इस युद्ध में इसी युद्ध में पहली बार तुगलकनामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। क्या? तुलगमा युद्ध पद्धति, सॉरी मिस्टेक हो गई। बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, और तुलगमा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था। उसने सीखा कहाँ से था इसको? तो उसने इसको उज्बेकों से सीखा था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति अर्थात जिसको कहते हैं रूमानी विधि का प्रयोग किया था। इस पद्धति में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जानने को मिली है। इसी युद्ध में ही क्या क्या मिला? इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति, इसी को रूमानी विधि भी कहते हैं। उसने दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। अर्थात इसी युद्ध में बाबर ने तोप का भी प्रयोग किया था। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अब आगे बात करते हैं। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो योग्य अधिकारियों ने किया। उसके तोपखाने का नेतृत्व दो अधिकारी करते हैं, एक उस्ताद अली खां और एक मुस्तफ़ा खां। दो योग्य अधिकारी रहते हैं जिनको तोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इन्होंने योग्य अधिकारियों के माध्यम से इसने युद्ध लड़ा था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध में जब बाबर जीत जाता है तो दिल्ली, आगरा, इन सभी क्षेत्रों पर अपना विस्तार कर लेता है। जहाँ जहाँ इब्राहिम लोदी की शक्ति थी वहाँ वहाँ बाबर ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। अब जब इस विजय के उपलक्ष्य में और भी क्या करता है? भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ये इम्पॉर्टेंट है। कलंदर की उपाधि दिया किसने? काबुल के निवासियों ने। किसको दिया? बाबर को दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस युद्ध में बाबर जो जीत का श्रेय है वो अपने धनुधारियों को देता है। और इसी के बाद दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है जो बाबर का, वो है खानवा का युद्ध। और बात करते हैं खानवा का युद्ध 1527 मार्च में होता है। खानवा का युद्ध का मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय था। उसने कहा कि अरे अब तो मुझे भारत में रहना चाहिए और यहाँ पर रह करके अपना साम्राज्य विस्तृत करना चाहिए।
जबकि राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूट कर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई। बाबर ने कहा, ना बच्चा सांगा, हम तो यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, और अब तुमको भी हरा के जाएंगे। और इसी का परिणाम होता है खानवा का युद्ध। और ये इसको इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। तो बाबर, राणा सांगा कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल रणनीति तय की थी। और इसमें वो क्या होता है, बाबर अपने इस युद्ध की तकनीकी में सफल भी हो जाता है। आइए हम लोगों ने एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो बाबर है ये, और बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने 2 युद्ध लड़ा, एक पानीपत का और दूसरा वो जो लड़ते हैं वो खानवा का। दोनों की बात करते हैं, पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का भी युद्ध लड़ा। अब बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो पानीपत जो था, पानीपत में ये किसके किसके बीच लड़ा गया? एक तरफ बाबर था और एक तरफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसकी जीत होती है, इनकी हार होती है। और दूसरे बात कर लेते हैं इसी वक्त। तो दूसरा खानवा का युद्ध लड़ते हैं 1527 में। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। क्योंकि बाबर जो था ना, उसने सांगा को कहा, बच्चा तुम गाना बजाना। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और बाबर यहाँ भी क्या होता है? विजयी हो जाता है। अब आइए आगे की घटनाओं को हम लोग देखते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन और बन सकता है, किस शासक को हरा करके बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? राणा सांगा को हरा करके बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब हमने 4 उपाधि पढ़ लिया। तो 3 इम्पॉर्टेंट है, एक मिर्जा की उपाधि, एक कलंदर की उपाधि, एक काजी की उपाधि। आइए एक बार उपाधियों को देख लेते हैं फिर से। बाबर और उसकी उपाधि, बाबर की उपाधि। तो मिर्जा की उपाधि धारण किया। कलंदर की उपाधि क्यों धारण किया? एक एक चांदी का सिक्का बांटा था तो उसके क्षेत्रवासियों ने उसको दिया था। और तीसरी उसने काजी की उपाधि क्यों धारण किया? तो काजी की उपाधि धारण करने के पीछे जो कारण था, जो राणा सांगा को हराता है खानवा के युद्ध में, इस पर उसने धारण यह उपाधि किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा किस युद्ध के बाद बाबर ने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। और ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तगमा कर या व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। तो तगमा कर या व्यापारिक कर को समाप्त करना जो है बाबर ने बहुत महत्वपूर्ण समझा। और ये किस युद्ध के पश्चात बाबर करता है? तो वो हम कह सकते हैं कि खानवा युद्ध के पश्चात करता है। कुछ अन्य अभियान भी बाबर के हैं, आइए इनको देख लेते हैं। जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और चंदेरी के शासक के बीच हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुआ। अर्थात क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर मालवा जीतने के सहायक के रूप में काम आई? तो वो आपके चंदेरी का युद्ध होता है। आगे बात करते हैं तो बाबर से ही रिलेटेड है। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर ने मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। घाघरा का युद्ध कब किया? 1529 में।
किसको पराजित किया? बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इन युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। तो किस युद्ध के पश्चात? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि घाघरा युद्ध के बाद बाबर का अस्थायी रूप से भारत पर अधिकार हो जाता है। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदस्खां से बिहार तक फैला था, जिसमें काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। इन क्षेत्रों पर बाबर ने अपना अधिकार किया था। बाबर की मृत्यु का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सकता है। तो कहाँ मृत्यु हुई? आगरा में। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया और यहाँ उसका मकबरा बना। तो आराम बाग में उसका शव रखा गया और काबुल ले जाकर के उसको दफनाया गया, क्योंकि बाबर कहता था कि मैं मरूं तो मुझे दफनाने का कार्य काबुल में ही किया जाएगा। आइए बाबर का कुछ मूल्यांकन कर लेते हैं। बाबर योग्य शासक, कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी बादशाह था। बाबर कुशाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार को पूर्ण नियंत्रण में रखा। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और युद्ध की नीति तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का शुभारंभ किया। देखो याद कैसे करेंगे? सड़क कौन? बाबरी, बाबरी से बाबर। बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल भारत लाया था। महत्वपूर्ण खेल भी लाया, गंजीफा ताश का खेल, इश्कबाजी कबूतरों का खेल। इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बन सकते हैं। बाबर का प्रिय खेल कौन सा था? इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था। और इश्कबाजी में कौन सा जानवर का इस्तेमाल होता है? कबूतर का। गंजीफा या ताश के पत्तों का खेल भी वो ले आया था यहाँ। बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबय्यान का सृजन किया था। अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी और खत ए बाबरी नाम से एक नई शैली आरंभ की। 2 चीज़ें यहाँ उसकी इम्पॉर्टेंट है। अलंकार शास्त्र पर उसने क्या लिखा था? रिसाल ए उसज एक पुस्तक लिखी और खत ए बाबरी नाम से एक नई शैली प्रारंभ करता है। पद्य की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन दीवान था, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता था। तो ऊपर के कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर से संबंधित। और एक थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी की रचना की। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा बाबर नामा या उसी का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी, किस भाषा की है? तुर्की भाषा की है। ठीक है। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसे आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा में ज्यामितीय विधि से बाग लगवाने वाला शासक कौन था? बाबर था, जिसे नूर-ए अफगान या नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता था। और यही बाबर जब मरा था तो उसका शव भी यहीं रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोरिलेट करते हुए पढ़ते हुए चलना है। नूर ए अफगान एक बाग बनवाया था, क्योंकि बाबर बाग का बड़ा शौकीन था। आइए बाबरनामा को एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबरनामा। बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इसकी कृत को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पयंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती बेवजरिज ने अंग्रेज़ी में किया। तो पायंदा खां अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेज़ी में किया। बाबर प्रकृति प्रेमी था। भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। कौन कहता है? ये क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी के लिए। कौन कहता है कि भारत में नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है? बाबर कहता है। इस पुस्तक में उसने और क्या जिक्र किया? इस पुस्तक में उसने 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी तथा 2 हिंदू राजवंशों विजयनगर, मेवाड़ का उल्लेख बाबर अपनी इस पुस्तक में करता है। तो बाबर से संबंधित ये टीजीटी पीजीटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीजीटी और पीजीटी सिविल आईएएस पीसीएस सब के लिए है। सेशन कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।